Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Sayyid Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hamad. आज हम चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात होने वाली है, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस की बात होने वाली है। तो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का हम कुछ रिलेशनशिप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? जैसे आपको पता है, एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। किस टाइप के केमिकल रिएक्शन? इट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होती है, उस तरह के केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। एंड इट्स वाइस वर्सा, मतलब कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, उस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, तो आपने केमिकल रिएक्शन में देख रखा है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कहाँ देख रखा है आपने? नॉर्मल आपकी जो वॉल क्लॉक होती है उसमें आप सेल लगाते हैं, वो सेल जो है वो ड्राई सेल कहलाता है। उसके अंदर क्या मौजूद होता है? उसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, इसीलिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। इजी हो गई बात। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? केमिकल एनर्जी को भी सेपरेट कर सकते हैं। और इस तरह की चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो ड्राई सेल है उसमें क्या रिएक्शन होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। ठीक है। और केमिकल एनर्जी को यूज करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हुए केमिकल एनर्जी कैसे बनती है, इन सब के केमिकल रिएक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं। और रिएक्शन क्या होता है इनके बीच? रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो रिडॉक्स रिएक्शन को इजीली समझ सकते हैं आप इस वर्ड से। यहाँ लिखा हुआ है REDOX। रिडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शन आते हैं। कौन कौन से रिएक्शन आ रहे हैं? RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मैंने यहाँ सेपरेट करके लिख दिया। अच्छा, रिडक्शन में क्या होता है? अगर कोई एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ऐसे ही कहते हैं, और इसी को रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन मतलब कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो हम कहते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है। और रिडक्शन ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के और भी दो तीन टर्म्स हैं जिनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ लिया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी एलिमेंट के पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो हम कहेंगे रिडक्शन हुई है। अगर किसी के पास से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुई है। अगर किसी एलिमेंट के पास से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा तो हम कहेंगे रिडक्शन हुई है। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा होगा तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ये सब टर्म्स हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा इस पॉइंट को याद करने के लिए एक स्पेशल वे है। क्या? कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना था या ऑक्सीडेशन में होना था, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आपसे सिंपल सी बात कहूंगा कि एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, ये याद कर। अब बच्चे कहेंगे सर इस वर्ड का इस टॉपिक से क्या ताल्लुक है? तो मैं कहूंगा ताल्लुक कोई नहीं है। हाँ, एक काम आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप पढ़ सकते हो सर रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपने ये वर्ड जहन में रख लिया, जब भी आपसे कोई पूछे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपने वर्ड याद करा रिक ऑयल, आपने बताया रिक ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अचानक आपसे पूछ ले रिडक्शन में क्या होता है, आपने याद करा वर्ड रिक, RIG रिक्ता, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप इसकी एब्रिविएशन बनाकर इसको याद कर सकते हो। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आसान से एग्जाम्पल अगर मैं दूं, सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। क्लोरीन क्या करता है? उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या करता है? रिडक्शन करता है। तो आसान सी कुछ बातें थी जो हमने समझी। उसके अलावा यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखें कॉपर मौजूद है यहाँ पर। कॉपर ने अपने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, उसके पास से दो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो किसकी तादाद वहां पर बढ़ जाएगी? अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल होती है हर एटम में, जब भी वो न्यूट्रल होता है। हम कह रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो क्या दो ज्यादा हो गए? प्रोटॉन ज्यादा हो गए। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉपर पर दो पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, मतलब कि दो प्रोटॉन अब इसमें ज्यादा हो गए क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जा चुके इसमें से। और मैंने लिख दिया ऑक्सीडेशन हुई है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और देखो, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर हम इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। ये भी एक बात है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा
अगर हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये दो इलेक्ट्रॉन, अगर सल्फर ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, अगर सल्फर ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा है, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल थे सल्फर में, उसने दो इलेक्ट्रॉन और ऐड करा दिया। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कि दो नेगेटिव चार्ज सल्फर पर बढ़ जाएंगे, और सल्फर पर अगर दो नेगेटिव चार्ज बढ़ गए तो वो इस तरीके से बिहेव करेगा। और एक बात कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था तो हमने राइट हैंड साइड पे दो इलेक्ट्रॉन लिखे थे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे दो इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। तो ये बात भी एक आपको याद रखनी है। सपोज दैट मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ नहीं लिखूं और एक रिएक्शन लिख दूं, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स देखकर भी समझ आ जाएगा और आपको चार्जेस देखकर भी समझ आ जाएगा कि रिडक्शन कहाँ हो रही है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट एक बात लिखी हुई है जो बच्चों को मुश्किल लगती है थोड़ी सी, लेकिन है बहुत आसान। इसको आसान तरीके से समझेंगे। कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन जब होती है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर सब्सटेंस का बढ़ जाता है, और लिखा हुआ है जब रिडक्शन होती है तो ऑक्सीडेशन नंबर सब्सटेंस का डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि गिर जाता है। ठीक है, तो ये बात क्या लिखी हुई है इन्होंने, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लेते हैं हम एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम ग्रुप 3A का एलिमेंट है। ठीक है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता बातें याद करते जाएं, आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। 1 2 3 ग्रुप 3A का एलिमेंट है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अमूमन क्या करता है? अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो हम कह देते हैं कि हाँ ठीक है, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। जब अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो प्रोटॉन तो इसके पास ही है ना, और कितने प्रोटॉन ज्यादा हो गए रेशियो के लिहाज से? 3 प्रोटॉन ज्यादा हो गए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ +3, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। ये बात समझ आ रही है? इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इसने अपने लॉस करा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ न्यूट्रल था और न्यूट्रल से +3 हो गया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया जब इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा, जब ऑक्सीडेशन करी। अब मैं कह देता हूं कि इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन किसी से दिलवा दिया, गेन करवा दिया। ठीक है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये +3 से चार्ज क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज हो गया। कब हुआ? जब रिडक्शन है। मैं कह रहा हूं मैंने इसे एक इलेक्ट्रॉन और दिलवा दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन और दिलवा दिया तो ये +2 से +1 हो गया। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसकी डिक्रीज होती जा रही है, और ये कब होता है? जब रिडक्शन हो रही होती है। तो ये आसान सी बात थी जिसको समझा जा सकता था इजीली, जो आपको समझ में आ गई होगी। अब एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे पहले मैं एक बात कहूंगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन को इससे इन्वॉल्व मत करिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग चीज है। ठीक है, ऐसे समझ लें, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये है, अलग है बिल्कुल। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन को आप उठाकर साइड में रख दें, हम रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको समझने का बहुत एक आसान तरीका है। आपने कोविड-19 जब आया था, आपको याद होगा, तो बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत बुरा साल गुजरा था। वहां पर आप अगर किसी स्कूल में एंगेज थे, कहीं पढ़ रहे थे, तो वहां पर सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया था। अगर आपके 10 चैप्टर इंक्लूड थे पेपर में तो क्या कर दिया गया था? 10 चैप्टर का नहीं, 5 चैप्टर का टेस्ट होगा या फिर 6 का होगा, तो मतलब 10 से कम कर दिया गया था। तो हम कह रहे थे कि सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, ऐसे ही कह रहे थे ना। तो उस बात को बस याद रखें, आपके कम हो जाने का मतलब रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना होता है। ठीक है, इसको आसानी से याद रखें। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, बट इससे पहले मेरे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि यहाँ मैंने कुछ आयरन फिलिंग्स, लोहे के टुकड़े रख दिए हैं यहाँ पर मैंने, ठीक है, और यहाँ मैंने एक मैग्नेट रख दिया। होगा क्या मैग्नेट की वजह से? अच्छे से पता है आपको कि सर आयरन फिलिंग जो है वो अट्रैक्ट करेंगी मैग्नेट की तरफ और जाकर चिपक जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम। आयरन फिलिंग्स को हम कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो जाकर इससे चिपक जाए। जैसे मैं यहाँ 2 मिटा देता हूँ, ठीक है, 3 मिटा देता हूँ, 4 मिटा देता हूँ, ये 4 मैंने मिटा दी। ये 4 मिटाने का मतलब ये है कि ये 4 आकर इस पर स्टिक हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। ठीक है, अब हुआ क्या? आयरन फिलिंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, कम हो रही है। तो जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, जिसकी क्वांटिटी कम हो रही है, हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नेट ने क्या किया? मैग्नेट की होने की वजह से ये आयरन फिलिंग्स कम हुई है ना। अगर यहाँ पर आयरन फिलिंग्स होती और मैग्नेट आसपास नहीं होता तो ये वैसे ही रहती, पर मैग्नेट ने क्या किया? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया।
तो जो दूसरे के कम होने की वजह बन रहा है, आयरन फीलिंग्स की कम होने की वजह बन रहा है मैग्नेट, इसको हम कह रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आसान सी बात थी, मेरे ख्याल से समझ आई होगी। हुआ क्या है कि आयरन फीलिंग्स आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से खत्म हुई, कम हुई, रिड्यूस हुई, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। किसकी वजह से हुई? मैग्नेट की वजह से, तो उससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आसान सी बात है। अगर ये बात समझ में आपको आ गई तो दूसरी वाली बात जो मैं समझाने वाला हूँ इजीली आपको ये भी समझ में आ जाएगी। रिडक्शन में हमने पढ़ा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो बात आपने सिर्फ जहन में रखनी है, ठीक है। अब देखें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल क्या दे रहा हूँ आपको मैं? सोडियम की और क्लोरीन की। क्लोरीन क्या करता है, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है मैग्नेट की तरह, ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। सोडियम के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने छीन लिया। जो छीन लेता है, जो दूसरे की कमी की वजह बनता है, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। और जो कम हो जाता है, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना इसके पास से, तो हम कह रहे हैं कि भाई ये खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए ये क्या है हमारा? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। क्लोरीन ने सोडियम का इलेक्ट्रॉन छीन लिया क्योंकि उसकी ताकत ज्यादा थी मैग्नेट की तरह, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसका छिन गया इलेक्ट्रॉन, सोडियम का छिन गया, इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये वाली बात तो सबको समझ में आ जाती है और आई होप आपको आ भी गई होगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमने बता दी। अगर मैं आपसे पूछूं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि सर सोडियम का इलेक्ट्रॉन छिन गया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, गेन कर लिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं रिडक्शन हुई है या ऑक्सीडेशन, तो आप कहोगे सर यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो हम कहेंगे कि यहाँ रिडक्शन हुई है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन करता है, ये बात हमें समझ में आ गई। उसके अलावा सोडियम के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसके पास, ऐसे ही हो रहा है, तो इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है यहाँ पर। तो आसान लफ्जों में हमें ये बात समझ में आ गई कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिडक्शन होती है और रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन होती है। आसान लफ्जों में हम इस बात को समझ सकते हैं। तो देन फिर अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है ना, सबसे पहले इसका नाम समझते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं, देन फिर रिएक्शन पर आएंगे कि रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या है? कोई अमल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब आपको अच्छे से जहन में आ रहा है, सर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात हो रही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में बात हो रही है। और एक वर्ड है लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या है? लाइसिस का मतलब आप कह लो क्लेवेज, मतलब टूट जाना। ब्रेकेज कह लो, उसका मतलब भी टूट जाना ही है, ठीक है। जो कहना है यहाँ पर कह लो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का टूट जाना नहीं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के जरिए, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कोई चीज ब्रेक कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है। तो ये बात तो समझ आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? वो सेल, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कह सकते हैं, वो सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है। अगर किसी सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के जरिए केमिकल एनर्जी जो है उसको फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पावर सप्लायर किसे कहते हैं? जो वोल्टेज दे रहा हो, जो करंट दे रहा हो, बैटरी जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो करंट दे रहा होता है वो पावर सप्लायर कहलाता है, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस दे रहा होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? मैंने यहाँ लिखा है कंडक्ट चार्जेस, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को कंडक्ट कर सके। मेटल रॉड भी हो सकती है हमारी, ठीक है, जो कंडक्ट कर ले रॉड, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। रॉड मतलब कि मेटल की रॉड समझ लें आप, ठीक है, कोई रॉड जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को कंडक्ट कर सके। इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जो रॉड कंडक्ट कर सके वो इलेक्ट्रोड। आसान लफ्जों में कंडक्ट चार्जेस ऐसे बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोड होते कितने टाइप के हैं जो हम पढ़ रहे हैं? एनोड एंड कैथोड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन आगे इसके बारे में बताऊंगा। जस्ट इतना ध्यान में रख लो कि इलेक्ट्रोड दो टाइप के हैं, एक कैथोड है, एक एनोड है, आसान लफ्जों में। अच्छा, आइंस क्या होते हैं? आइंस की तरह मैं आपको याद दिला दूं, पढ़ तो आप पहले ही चुके हैं। व्हेन एन एटम कैरी चार्ज, अगर एटम के ऊपर कोई चार्ज होता है तो वो आयन बन जाता है। अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा, ऑक्सीडेशन करी है, तो उस पर क्या चार्ज आता है? उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है।
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उससे जा चुका, एक प्रोटॉन उसमें सादा हो गया, तो उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब कैटआयन बन जाएगा वो। मतलब जब ऑक्सीडेशन होती है तो एटम क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है। अगर एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, गेन कर ले इलेक्ट्रॉन को, तो फिर वो क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। और एटम जो है वो कौन सा आयन बनता है, एन आयन बन जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इसको जरा समझते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अगर आपने इतनी बात लिख दी तो गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, अपनी एक्वस कंडीशन में, मतलब पानी उसमें मिला दिया हो हमने, उस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। या फिर वो मोल्टन कंडीशन में, मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ, अगर वो पिघली हुई कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तब भी हम उसे इलेक्ट्रोलाइट ही कहेंगे। एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। बेस होते हैं वो भी इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, जैसे सोडियम क्लोराइड के बारे में हम बात करें, कुछ न्यूट्रल्स भी होते हैं। सोडियम क्लोराइड एक नमक है, आपको अच्छे से पता है। अगर सोडियम क्लोराइड सॉलिड कंडीशन में होगा, ये रीजन आता है, गौर से सुन लो। सोडियम क्लोराइड अगर सॉलिड कंडीशन में और आप चाह रहे हो कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे, नहीं करेगा। तो सवाल आता है कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता, सवाल आता है। तो अब इसका जवाब क्या लिखोगे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है उसके पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक होते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को कंडक्ट नहीं करते। बट अगर इसी सोडियम क्लोराइड को आप एक्वस कंडीशन में ले आओ, मतलब पानी वाली कंडीशन में, या फिर इसको आप टेम्परेचर दो इसका 801 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्ट कर दो, तो ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, सॉलिड कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक होते हैं, इसलिए वो चार्जेस को फ्लो नहीं होने देते। बट एक्वस और मोल्टन कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, तो यही इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है हमारा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसका उल्टा कर दो, जो एक्वस और मोल्टन कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। उसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ गई, सक्रास, बेंजीन, हाँ एंड ठीक है, सक्रास कार्बोहाइड्रेट होता है, बेंजीन हमारा एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इसीलिए हम इन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो सारी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है एक्चुअल केमिकल रिएक्शन, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ पर मौजूद है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ब्रेकेज हो रहा होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या चीजें मौजूद होंगी, उसमें एक पावर सप्लायर मौजूद होगा जो पावर को सप्लाई कर रहा होगा, उसमें इलेक्ट्रोड्स मौजूद होंगे जिनका नाम कैथोड होगा और एनोड होगा। अब किसका नाम कैथोड है किसका एनोड है, इस बहस में हम फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं। बस दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक का नाम कैथोड, एक का नाम एनोड है, इतनी बात ध्यान में रखो। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को यूज कर लिया एक्वस कंडीशन में। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी तो सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जो आइंस होंगे वो सेपरेट हो गए होंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब सोडियम जो है जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो कहीं डिपॉजिट होना शुरू होगा। सोडियम पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, ये कहाँ जो है वो डिपॉजिट होना चाहेगा, नेगेटिव के पास या पॉजिटिव के पास। तो आसान लफ्जों में जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव से अट्रैक्शन रखता है, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव से अट्रैक्शन रखता है। तो हम कहेंगे भाई सोडियम जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। सिंपल, सोडियम यहाँ डिपॉजिट होगा तो क्लोरीन जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ डिपॉजिट होगा, वो पॉजिटिव वाले की तरफ जो है वो डिपॉजिट होना चाहेगा। बेसिकली ये लिबरेट होता है। क्या मतलब है इसका मैं बताता हूँ आपको। सोडियम क्लोराइड में से सोडियम जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हुआ, सोडियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्लस, मतलब वो कैटाइन होता है। जब कैटाइन इलेक्ट्रोड पर एब्जॉर्ब हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जिस इलेक्ट्रोड पर हो रहा है वो कैथोड है। क्लोरीन क्योंकि एनाइन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो जिस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है हम कहेंगे ये एनोड है। तो आपको ऐसे नाम याद हो गया कि सोडियम कैटाइन था, जहां डिपॉजिट हो रहा है वो कैथोड है। क्लोरीन एनाइन है, जहां लिबरेट हो रहा है, जहां अट्रैक्शन रख रहा है अपनी, वहां पर हम उसे कहेंगे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये एनोड है, क्योंकि एनाइन इस तरफ आ रहे हैं। तो क्लोरीन क्या करता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को इसने सोडियम से छीन रखा है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ आके इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी और क्लोरीन गैस बन के लिबरेट हो जाएगी। सोडियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जो लॉस ने कर दिया था
देन फिर इस इलेक्ट्रोड पर आगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ रिडक्शन करेगा। तो आसान लफ्जों में मैंने यहाँ लिख रखा है कि एनोड पर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन आइन, नेगेटिव आइन जो है वो यहाँ जा रहा है ना, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और लॉस करने के बाद गैस बन के लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ आकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनोड पर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब के ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मतलब रिडक्शन होती है। तो ये कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। देन फ्राडेस लॉस की तरफ आगे बढ़े। आई होप आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैसे होता है वो भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने दो लॉज भी बताए जो फेमस है बहुत, और आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो पेपर में आते हैं। उनको समझने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझना जरूरी था, जो आप समझ चुके। अब उनकी स्टेटमेंट को आज हम पढ़ेंगे और हाथ के हाथ याद भी कर लेंगे। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी लॉस, तो मैं हैंड टू हैंड मैंने याद कर ली थी। क्यों? क्योंकि हमारे टीचर ने बताया इस तरीके से था। मैं कोशिश करूंगा उसी तरीके से आपको बताने की, और आप कोशिश करिएगा हैंड टू हैंड याद करने की, कि आप ये अभी पढ़ें और आपको याद हो जाए। तो माइकल फ्राडे एक केमिस्ट थे, ठीक है, ब्रिटिश केमिस्ट। उन्होंने एक लॉ बताई। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है, तो जो अमाउंट सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पर जमा हो रहा है, ये उस बात पे मैटर करेगा कि उस पर करंट कितना पास कराया गया। आपने क्लाइंट सुन रखी है कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, सुन रखी है ना? तो बारिश ज्यादा होगी तो पानी भी ज्यादा आ जाएगा। मतलब दोनों का रिलेशन क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होगा, जमा होगा या फिर लिबरेट होगा, रिलीज होगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, करंट पे। अगर करंट ज्यादा पास कराया गया तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट ज्यादा होगा, लिबरेट ज्यादा होगा। अगर अमाउंट ऑफ करंट कम पास कराया गया तो फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट और लिबरेट कम होगा। इन दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। अब जरा उनकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो बात मैं बता चुका आपको, उन्होंने यही कही है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है जिसका अमाउंट, मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका अमाउंट डिपोजिटेड जमा होगा और लिबरेटेड रिलीज होगा एट एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स पर जमा होगा या रिलीज होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनका अमाउंट का डिपॉजिट होना या लिबरेट होना डिपेंड करेगा किस बात पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द अमाउंट ऑफ करंट, कि कितना करंट विच पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, आपने इलेक्ट्रोलाइट से कितना करंट पास करा है। तो आप इसको 2 या 3 बार रीड करें, आपको ये याद हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस is directly proportional to the amount of current which passed through the electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट से कितना करंट पास कराया, अगर ज्यादा पास कराया होगा तो ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट और लिबरेट होगा, अगर कम अमाउंट ऑफ करंट पास कराया होगा तो कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होगा। अब इस बात को हम डेरिवेशन में कैसे लिख सकते हैं, जरा उसे देख लेते हैं। हम कह रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड को W से शो कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डिपॉजिट या लिबरेट होना। सर करंट के आपने कहा है, तो करंट को हम ए से शो कर देते हैं, एम्पेयर उसकी यूनिट होती है करंट की, हम ए से शो कर रहे हैं। अब इस करंट को पास कराने में कोई ना कोई टाइम तो लगा ही होगा ना, वक्त तो लगा होगा कि करंट पास कराना शुरू करे, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे टाइम लगा होगा। तो हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बाय टाइम, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे हमने कहा भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तो हट जाता है, तो हमने कहा भाई डब्ल्यू तो वैसे ही रहेगा, हाँ यहाँ इक्वल्स टू आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम है Z। इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट कहते हैं आप इसे। ठीक है, A जैसे था मल्टीप्लाई में हमने वैसे ही लिख दिया, T जैसे था वैसे ही लिख दिया, और W जैसे था वैसे ही लिख दिया। W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का कांस्टेंट, A मतलब करंट, T मतलब टाइम, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट हो गया। दैट्स इट। फ्राडे's सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको समझते हैं, बट इससे पहले आसान सा एक सवाल कि अगर मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैट्रिक क्लास का एक स्टूडेंट मौजूद है, एक 6 क्लास का स्टूडेंट और एक 2 क्लास का,
मेरा लेक्चर ज्यादा अच्छा किसको समझ में आएगा? मैट्रिक क्लास का जो स्टूडेंट होगा उसे समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी एबिलिटी रखता है। अब मैं कह रहा हूँ एज अ टीचर कि भाई मैंने तो लेक्चर सेम ही दिया था, सबको सही सेम समझ में आना चाहिए था, बट आप कहोगे सर जाहिर है 2 क्लास का बच्चा छोटा है, मासूम है, उसके पास इतना दिमाग जाहिर है नहीं होगा कि वो इतनी बड़ी बात मैट्रिक क्लास का लेक्चर अच्छे से समझ पाए। हाँ, मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट इजीली समझ सकता है इस बात को। तो आपको समझ आया कि अगर कोई चीज की प्रोडक्शन हो रही है, कोई चीज बताई जा रही है, तो वो समझ में सबको अपनी जहनियत के मुताबिक आती है, अपनी मेंटेलिटी के मुताबिक, अपनी एबिलिटी के मुताबिक समझ में आती है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको ये लॉ भी समझ आ जाएगी। फर्स्ट लॉ में कहा गया कि जितना करंट पास कराओगे उतना अमाउंट डिपॉजिट या फिर लिबरेट होगा। ऐसे ही कहा गया, ज्यादा कराओगे ज्यादा होगा, कम कराओगे तो कम डिपॉजिट और लिबरेट होगा, ऐसे ही कहा गया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करें जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करें, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये 3 यूज किए गए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको पता है क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगी, कितनी? 10 वोल्टेज का करंट समझने पास कराया गया। जब करंट पास कराया सब तक 10 वोल्टेज ही पहुंचा, 10 वोल्टेज 10 वोल्टेज 10 वोल्टेज, इतना ही करंट पहुंचा। पर डिपोजिशन हमने देखी कि डिपोजिशन कहीं पर ज्यादा हुई, कहीं पर कम हुई, कहीं पर और कम हुई। तो अब एक सवाल है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कराया था तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक क्या होना चाहिए था? तीनों जगह उतनी ही डिपोजिशन होनी चाहिए थी कि जितना उन्हें करंट मिला, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि इनकी अपनी एबिलिटी भी मैटर करती है। सोडियम क्लोराइड पर ज्यादा डिपोजिशन हुई, क्यों हुई? इसकी वजह यह है कि यहाँ सोडियम क्लोराइड मौजूद है। कैल्शियम क्लोराइड पर सोडियम क्लोराइड के मुकाबले में कम डिपोजिशन और एल्युमिनियम क्लोराइड के मुकाबले में ज्यादा डिपोजिशन हुई। अब यहाँ ज्यादा डिपोजिशन हुई और यहाँ सबसे कम, तो इनका अपना कैरेक्टर इन्वॉल्व है, इनकी अपनी स्ट्रेंथ मौजूद है, इनकी अपनी एबिलिटी की वजह से। बात समझ में आ रही है कि सिर्फ करंट का ज्यादा पास करा देना डिपोजिशन और लिबरेशन का वजह बनेगा जब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात हो रही है। जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो आप करंट कितना भी पास करा रहे हो, सेम करंट पहुंच रहा है, पर सब पर डिपॉजिट उतना होगा जितनी उनकी स्ट्रेंथ होगी, जितना वो डिपॉजिट करवा पाएंगे। तो वो स्ट्रेंथ क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इनकी स्ट्रेंथ पता कैसे चलेगी? आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे पता चलेगी? कहा गया भाई एटॉमिक मास को डिवाइड करवा दो वैलेंसी से, तो आपको इनकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। सोडियम का एटॉमिक मास सपोज दैट कितना होता है? 23 होता है। वैलेंसी ग्रुप 1A का एलिमेंट है 1, तो सोडियम की इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना हुआ? 23 हो गया। ठीक है, कैल्शियम का चेक करते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है और वैलेंसी इसकी 2 है। 2 1 2, 2 20 40, 20 आंसर हो गया। नेक्स्ट एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, वैलेंसी इसकी 3 होती है, तो इसका आंसर बन गया 9। तो आसान लफ्जों में सबसे कम इक्विवेलेंट मास जो है वो किसका बना है? एल्युमिनियम का। इस वजह से इस पे सबसे ज्यादा डिपोजिशन कम हुई, और सबसे ज्यादा सोडियम की इसलिए हुई क्योंकि इसका इक्विवेलेंट मास सबसे ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो इसी बात को लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपोजिटेड और लिबरेटेड, डिफरेंट तरह के सब्सटेंस का अमाउंट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा ड्यू टू पैसेज ऑफ सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी करंट की पास कराई गई डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, तो हुआ ये कि थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मास। मतलब इनका केमिकल इक्विवेलेंट मास अगर ज्यादा होगा तो इनकी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डिपोजिशन है वो भी ज्यादा होगी, वरना वो कम हो जाएगी जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। तो ये सब आज के लेक्चर थे कुछ, आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।